एग्जाम है फैब में, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। देखो बच्चों, बहुत सारा चीज में प्रॉब्लम में मत फंसो, एक चीज मेरा सुनो, ओनली रिवीजन। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट तुम क्या करो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या करें सर, नेक्स्ट क्या करें फैब अटेम्प्ट के लिए, फैब अटेम्प्ट के लिए। तो इसका आंसर सीधा सा है ओनली रिवीजन। नथिंग एल्स, बस दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली रिवीजन। अब प्रॉब्लम यह है कि रिवीजन कैसे करें। अब तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। ये रिवीजन तो वर्ड हो गया सर, ये रिवीजन वर्ड बड़ा ही खतरनाक है यार, क्या करें रिवीजन। तो तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये मेरा टोटली पर्सनल चीज है, क्योंकि तुम मुझसे पूछते हो इसलिए आंसर कर रहा हूं। 1 मिनट में मेरे को आंसर करना है बस, उसके बाद मुझे पढ़ाना है। फिजिक्स में तुम किसी भी टीचर्स को फॉलो करते हो, क्या करते हो नहीं करते हो उससे मैटर नहीं है, मैं बता रहा हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो। जितना अभी तक पढ़ा उसमें सबसे पहले कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको अभी तुरंत सारे बच्चे रिवाइज करो। उनमें से पहला चैप्टर का नाम है जो सबसे पहले बच्चों को करना चाहिए, वो 3 चीज तुरंत से करना चाहिए। 1 घंटे के स्लॉट में बैठना चाहिए, उसे जितने भी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है पहले से आना चाहिए, 3-4 इक्वेशंस हो जाने चाहिए, न्यूटन्स लॉ के एबीडी बनाना आना चाहिए, और ये सब चीज फटाफट शुरू कर दो। बेसिक्स नाम देता हूं मैं, बेसिक्स, वो 1 घंटे में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब खत्म कर दिया। तुम सीधा चले आए न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन के ऊपर, तीनों का इक्वेशंस देख लिया। ये सब पहला काम करके बेसिक्स मैंने लिख दिया मैकेनिक्स को, ये मैंने लिख दिया मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 1 घंटे के अंदर ये सब काम करने हैं। न्यूटन्स लॉ तक बोल रहा हूँ, बस आराम से कर लोगे। काफी बार पढ़ते हो तुम, 9th क्लास से पढ़ते हुए आते हो, फालतू का टेंशन लेते हो कि तुम्हें नहीं आता है, आता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है वो है वर्क पावर एनर्जी, WP। इससे यार पक्का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन पक्का रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल और वर्क, इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये वर्क पावर एनर्जी का पूरा डिटेल स्टडी होना चाहिए यार, मेरा मानना है। ये करो, उसके बाद फिर रोटेशन में आओ। तो रोटेशन में 1000 चीजें मैंने तुम्हें पढ़ाया, सर ने तुम्हें पढ़ाया, बाकी जगह पे पूरा दुनिया तुम्हें पढ़ा रही है, लेकिन तुम कुछ मत करो, 4 टॉपिक पे कमांड करो। कौन सा? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्योर रोलिंग। बस ये 4 टॉपिक करो, ये भी हो गया। रोटेशन में सिर्फ ओनली 4 टॉपिक्स, जो बताया वो भी कर लेना। फिर ये हो गया तुम्हारा 11th का पोर्शन, जो मुझे फॉलो कर रहे थे वो। ये रोटेशन का एक लेक्चर आज आएगा यार भाई, हर हालत में आएगा, ठीक है। अब जो मुझसे मॉडर्न फिजिक्स पढ़े हो वो अब जो सेकंड मोस्ट, ये सब चीज तो तुम्हें काफी बार पढ़ लिया, इसलिए मैंने लिख दिया, टेस्ट भी दे दिया, तो ये तो सब लगभग कर लिए होंगे। उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो वो है मॉडर्न भाई। मॉडर्न में सारा का सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वो दे सकता है। 4 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोकने वाला है पूरा मॉडर्न से। जितना मैं पढ़ाया उसी से। फ्यूजन और फिशन नहीं आता है, एडवांस में कभी कभी क्वेश्चंस बल्क में बनते हैं, लेकिन मैं वो भी बता दूंगा टेस्ट से पहले, ये भी मेरा वादा है। मॉडर्न कंप्लीट करो 100%, 10 से 12% वेटेज रहता है मॉडर्न का। फिर इसमें एक चीज है सेमीकंडक्टर, जो कि मैं फिर से तुम्हें एक वादा करता हूं कि सेमीकंडक्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा टेस्ट से पहले, ये मेरा वादा है। और सिर्फ मैं 2 से 3 घंटे पढ़ाऊंगा, और सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आने का चांस है, बता रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन आने का चांस है, हाँ वो कवर करवा दूंगा पक्का, ये बात एकदम फिक्स है बच्चे। तो 2 से 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आएगा, जो मैं करवाऊंगा तुम्हारे फैब अटेम्प्ट के फर्स्ट डे के एग्जामिनेशन से पहले करवाऊंगा। 3 घंटे के क्लास में करवाऊंगा, 1.5 घंटे के 2 लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा सेमीकंडक्टर का, एकदम गारंटी है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट? यस, तो ये मैं करवाऊंगा, तो ये जब करवाऊंगा तब करना, अभी टाइम वेस्ट मत करना। फिजिक्स की बातें खत्म हो गई क्या? नहीं, कुछ चीज और है फिजिक्स में जो बताना चाहता हूँ मैं। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स मैंने बहुत पढ़ाया तुम्हें,
रे ऑप्टिक्स करोगे। और वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यार बच्चों, वेव ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाता है। 3 ही टॉपिक है, एक बेसिक्स है, इंटरफेरेंस, एक YDSE और एक सिंगल स्लिट। बस ये 3 टॉपिक को दिमाग में रखो, सिर्फ 3 टॉपिक, ओनली 3 टॉपिक्स। ये 3 टॉपिक से इसको कवर करोगे, एक क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलना ही मिलना है, और ये हर एक एग्जाम में मिलना है। रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस बनेगा, जिसमें कि 3 कैटेगरीज करो इसे, लेंस, मिरर, प्रिज्म और तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 4 भाग में बांटो, ऐसे बांटो, कैटेगराइज करो जो मैं बोल रहा हूँ। इसको 4 पार्ट्स में फिर से बांटो। प्लेन मिरर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ प्लेन मिरर मैंने ढेर पढ़ाया है, एक बार देख लेना, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए वेलोसिटी वगैरह के ऊपर, इमेज वगैरह के ऊपर आ सकता है कभी ना कभी क्वेश्चन। तो एक अगर बात तो एक प्लेन मिरर में बांट दो, प्लस दूसरा मिरर में बांट दो, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में, फिर तीसरा लेंस में बांट दो, फिर चौथा लेंस एंड मिरर में बांट दो, फिर 5वां प्रिज्म बांट दो, और फिर 6ठा तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको 6 पार्ट में बांटो। फिर देखो कि तुम्हें जो सर ने पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स, उसके साथ तुम्हारा कौन सा पार्ट मिसिंग है, उस पार्ट का नोट्स उठाओ और उसे रिवाइज कर लो। ऐसे होता है प्रिपरेशन, रिवीजन ऐसे होता है। जो चीज तुम्हें नहीं आता उसको अटैक करो तुरंत, राइट। और जो मैंने पास में पढ़ाया वो सब कंटिन्यूएशन में 8 आवर्स में डिवाइड करो, और जो साथ के साथ लेक्चर चल रहा है उसे करो। मैथ और केमिस्ट्री में तुम्हारे सर जैसे बोलते हैं वैसे करो। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा एरिया नहीं है जो मैं इसमें कुछ बोलूंगा, लेकिन हाँ इसमें भी रिवीजन करो, मैंने जिस स्टाइल में बताया है वैसे। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं इतना ही कवर कर पाया हूँ बेटा, तो मैंने ये पहले लिख दिया। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे ने अपने सर से पढ़ के और मुझसे दोनों कंबाइंड पढ़ के काफी सिलेबस कंप्लीट किया है। उनके लिए क्या है सर, उनके लिए है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएगा तुम्हारा रेडिएशंस वाले चैप्टर से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा रॉड्स का एक्सपेंशन के ऊपर, वो जो पेंडुलम होता है क्लॉक वाला क्वेश्चन, वो आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये और थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ के ऊपर, फर्स्ट लॉ के ऊपर, एंड वो जो लास्ट में एक टॉपिक है ना बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन और हीट पंप, उससे क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो ये ऐसे इसको भी 4 पार्ट में मैंने बांट दिया है। तो ये तुम्हें सर ने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना बोल दिया। फिर वेव से एक क्वेश्चन पक्का आना है, स्टैंडिंग वेव से। वेव में 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई, एक स्टैंडिंग वेव से क्वेश्चन आना है, स्टैंडिंग वेव से, और एक दूसरा डॉपलर से आना है, डॉपलर से। तो तुम स्टैंडिंग वेव और डॉपलर को तैयार कर लो, तुम्हारा हो सकता है क्वेश्चन हिट कर जाए। यही 2 क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन तुम तैयार कर लिए। स्टैंडिंग वेव कर लो, है ना, ऑर्गन पाइप वाला भी और स्ट्रिंग वाला भी, दोनों में सेम ही तरीके का रूल चलता है। मैं पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा। जो लोग नहीं पढ़े हो, वो पढ़ लो, 2 टॉपिक पढ़ लो। एक स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूला पढ़ लो, है ना, जब ओपन होता है, जब क्लोज होता है, और एक डॉपलर इफेक्ट बहुत ही आसान होता है, तुरंत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक पढ़ लो भाई, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया, वेव भी हो गया, बचा तुम्हारा फ्लूइड, सॉलिड्स और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जरूर पढ़ लो, ग्रेविटेशन से आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़े, उसमें तो बहुत सारा चीज है। केपलर्स के लॉ पढ़ लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है उसको थोड़ा ढंग से देख लो, एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन को। वैसे मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करूंगा आज। रोटेशन जो है वो चलता रहेगा बैकग्राउंड में, और सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर्स मैं पैरेलल में तुम्हारा करवा दूंगा जैसे ही रोटेशन खत्म होगा। रोटेशन में 2-3 लेक्चर मुझे देने ही यार, बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं रोटेशन के लिए, मुझे उनको जबरदस्त काम करवाना है। तो रोटेशन के ऊपर आएगा, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना है, आएगा लेक्चर, आज ही आएगा, थोड़ा लेट आएगा, और उसके बाद मैं सेमीकंडक्टर करवाऊंगा उसी को पैरेलल में रखते हुए, ठीक है। तो ये चीज मैं करवाऊंगा एग्जामिनेशन से पहले। तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव हो गया। अब जो बचता है फ्लूइड, सॉलिड्स, इसको एक बार देख लो, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन, ग्राफ क्या है, एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन कर लो। फ्लूइड में अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें करना है तो 2 टॉपिक कवर करो, बर्नौलीज थ्योरम, और जो फ्लूइड स्टैटिक हम लोग ढेर पढ़ाते हैं, ये सब कुछ नहीं करना है, बुयांसी को पढ़ लो, है ना। ये अगर 2 चीज तुमने पढ़ लिया है ना, बुयांसी को और बर्नौलीज को, बस 2 टॉपिक पढ़ के जाओ, देखो मजा आएगा जिसको फ्लूइड नहीं आता है।
और वैसे मुझे पता है तुम लोग पढ़े हो तो तुम्हें आता होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है नहीं आने का। तो इसमें दो टॉपिक पढ़ो बेटा, एक बर्नौलीज पढ़ो और दूसरा कौन सा पढ़ो, बुओयंसी के क्वेश्चंस कर दो। बस देखो तुम्हारा क्वेश्चन साइड हिट कर जाए जो मैं बोल रहा हूँ, और जो पढ़े हो तो पूरा रिवीजन कर लो। तो ये अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो तुम्हारा पूरा फिजिक्स बोल दिया मैंने। अब बचा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा हुआ है फिजिक्स में, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है, और मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं आता यार बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा ये पूछते रहते थे कि सर अब बताओ कि मुझे अपने से क्या करना चाहिए। अपने से अब तुम्हें अगर करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इससे, EMI से एक क्वेश्चन जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या लेंज लॉ है उससे आ सकता है यार। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक आ सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट MEC से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे भी आता है। ठीक, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑल्दो अर्थ मैग्नेटिज्म से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो देखता हूं मैं अगर कवर कर पाया सेमीकंडक्टर के बाद, लेकिन अभी प्रॉमिस नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये तो कर पाऊंगा, अर्थ मैग्नेटिज्म से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है NCERT में ना, वो एक टेबल बना रखा है राइट, उसको अगर तुम देख लो तो उससे काफी क्वेश्चन हिट कर रहा है आजकल, 2-3 बार से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। ओके, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से यार क्वेश्चन आएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आएगा वो दो क्वेश्चन तो आ सकता है यार, 3 भी आ सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 तक भी पहुंच सकता है। देख लो इसमें भी 1 और 2 भी हो सकता है, इसमें भी 1 और 2 भी हो सकता है। तो ये टॉपिक तुम्हारा है जो हमने कवर नहीं कराया, नहीं हो पाएगा फैब अटेम्प्ट से पहले, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो भी देखो अगर 2-2 4 और 2 6 क्वेश्चन मान भी लेते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कितना बेटा, 30, इसमें से तुम्हें कितना करना है 25। अगर तुम 25 में यही 6 क्वेश्चन नहीं कर पाए, मान लो सपोज कर, तो फिर कितने क्वेश्चन बचते हैं अब सर, तब तो क्वेश्चन फिर से बच गया 19 के आसपास। 90 में अगर तुम 19 में अगर तुम मान लो 17 क्वेश्चन भी सही कर दो तो 17 4 या 68 मार्क्स, तुम हर हालत में 68 मार्क्स फिजिक्स में लाने के लायक हो। 68 मतलब 70 मान लेता हूँ, 70 मार्क्स इन फिजिक्स बहुत ही बढ़िया मार्क्स होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। रीजन, क्योंकि तुम्हारे जैसे जितने भी ड्रॉपर हैं सबका ऐसा ही हालत होगा, सबने कोविड में लेट पढ़ाई किया है, सबका ऐसा ही हालत है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, अपने दुश्मन को ऐसे नहीं समझना चाहिए, सारा कॉम्पिटिटर तुम्हारा दुश्मन है। तो ये चीज मैंने काफी आज बात कर ली। तो 70 मार्क्स तक ऐसे बच्चों का आ सकता है जो रिवीजन को प्रॉपर ढंग से लिया है और ले रहा है। तो ये रिवीजन करने का मैंने फिजिक्स का सारा एनालिसिस तुम्हें बता दिया, जितना हमने कवर किया उससे 70 मार्क्स हो जाएगा। और अगर कुछ लोग इस तरीके का चीज कवर कर पा रहे हैं और उसमें अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, तो वो बेटा कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब कुछ लोग, अब अपने पास कुछ लोग ऐसे होंगे वो इनका रिवीजन छोड़ देंगे, जो उनका अपना है, जिनको सर ने पढ़ाया है, जिनको तुमने पढ़ाया है, वो सब छोड़ देंगे। और वो क्या करेंगे, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूं। अगर तुम पहले से कर रखे हो तो ये 10 दिन में तुम्हें फिजिक्स से थोड़ी पढ़ना है भाई, तुम्हें फिजिक्स से थोड़ी पढ़ना है, तुम्हें केमिस्ट्री गधों का सिलेक्शन करवाता है ये केमिस्ट्री, बता दे रहा हूं मैं पहले। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एज अ फिजिक्स टीचर ऐसा बोल रहा हूँ, यस मुझे पता है, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन खराब सिर्फ केमिस्ट्री के चलते होता है, वो अपने आप को इंजीनियर समझ लेते हैं। अबे गधों, तुम इंजीनियर कहां से हो गए बे? अभी तुम्हें टेस्ट देना है, सिलेक्शन लेना है, फिर उसके बाद रैंक लाना है, फिर उसके बाद तुम्हें कंप्लीट करना है आगे जाके कौन सा कॉलेज तुम्हें मिलता है, और फिर पता नहीं कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। अपने आप को इंजीनियर समझ गए, केमिस्ट्री तो रटने वाला चीज है, हमको नहीं आएगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई है ये, मैंने देखा है। एक बच्चा मेरा 118 मार्क्स लाया था, फोड़ के आया था भाई 3 साल पहले, और केमिस्ट्री में कितने लाए थे 33, निपट गया वो। सोचो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 रैंक लाएगा वो, लेकिन उसने इतनी बड़ा नाकामी किया, इतना बड़ा नालायकी किया केमिस्ट्री में, बर्बाद करके आ गया। और मैथ्स में भी भाई, मैथ्स में भी फोड़ के आया था वो बंदा, गजब का 110 मार्क्स लगभग लाया था। मैथ और फिजिक्स को फोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ, रैंक कितने आए थे 4000 के आसपास। नहीं, गलत बोल दिया, उसका रैंक था लगभग 800 रैंक था ऑल इंडिया।
वो भी अच्छा रैंक था, लेकिन सोचो 110 मार्क्स केमिस्ट्री में उठा, एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस की नहीं। और यहाँ पे भी 115 के आसपास उठा लिया था, 18 ऐसे खूब मार्क्स उठाया मैथ्स और फिजिक्स में। केमिस्ट्री खत्म हो गया है, कब खत्म। तो ऐसा काम नहीं करना है तुम्हें अभी रिवीजन तीनों सब्जेक्ट्स में करने हैं। मैथ्स कब फायदा करेगा कब घाटा करेगा कुछ पता नहीं होता। 3 साल पहले जेईई एडवांस का पेपर सबसे आसान मैथ्स पूछा था, बच्चा फोड़ के आया, 100 मार्क्स मैथ्स में आ रहे हैं, 98, 95, 85 भाई बढ़ के मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स। और इस बार का मैथ्स उड़ा के रख दिया था आधे। इस बार का मैथ और फिजिक्स इतना खतरनाक था कि बच्चे को बुखार दिला दिया आईटी एडवांस ने, दोनों सब्जेक्ट में, मैथ्स और फिजिक्स में। तो कभी अगर आसान आ गया तो ये मैथ्स बहुत ही खतरनाक चीज है भाई। लोगों को दूर से बड़ा दिखता है आसान है, लेकिन ये कब टिकरा मार देगा पता नहीं, और कब आसान पूछ के तुम्हारे को मार्क्स दिलवा देगा वो भी पता नहीं। ये सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मुझे जहाँ तक फील आया है, मैथ और फिजिक्स तो खूब करते हैं अपन, लेकिन केमिस्ट्री नहीं कर रहे थे, वो गलत बात है। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे अगर तुम्हें रैंक लाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, 7 ईयर्स से देख रहा हूँ मैं बच्चों को, तीनों सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना सिलेक्शन के लिए बेटा। और फिजिक्स का कैसा रिवीजन करोगे नेक्स्ट 10 डेज के लिए वो मैं बता दिया। अब बार ग्रुप में मत मैसेज करना, इस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। सारा कुछ मैंने प्रॉपर बता दिया है तुम्हें कैसे रिवीजन करना है। और अगर फैब अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ रिवीजन करना है। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ गया, सर आप जो क्वेश्चंस दे रहे हो, आप जो अभी पढ़ा रहे हो प्रेजेंट में जो पढ़ा रहे हो उसका क्या, वो तो बैकलॉग क्रिएट करता चला जाएगा। तो पागल क्यों हो रहा है भाई बैकलॉग के लिए? अगर लेक्चर्स आ रहे तो अच्छी बात है ना। कभी हमारा तबीयत खराब हो गया तो जैसे 1 महीना का लेक्चर खराब हो गया था, देखे कितना परेशान हुए तुम लोग, हुए नहीं हुए थे, यही वाला तो दोबारा ना हो जाए। तो तुम्हारे पास है ना, और ये सारे लेक्चर्स जेईई एडवांस का लास्ट डेट तक रहेगा। जब तक लास्ट एग्जाम जेईई एडवांस का ना हो जाएगा तब तक ये लेक्चर रहेगा। ये पूरा अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, समझ में आ गया? तो ये कब तक रहेगा लेक्चर? जेईई एडवांस जिस दिन खत्म होगा तब तक रहेगा, उसके बाद खत्म होगा। डन है? तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं रही, फिर कोई टेंशन नहीं रही ना आप लोगों को कि कब तक लेक्चर रहेगा, हमारा सब्सक्रिप्शन कब तक रहेगा, कब ऑफ होगा, जेईई एडवांस का एग्जाम तक रहेगा। डन है? चलिए, तो ये सारा चीज मैंने तुम्हें बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो, अच्छे से करो। तो